नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मेरी टॉक में, जिसमें हम बातें करते हैं विभिन्न रोगों और उनके निदान के बारे में। हम देख रहे हैं मोटापे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे तो हम कहते हैं कि खाते पीते खानदान की ये निशानी है कि जो लोग मोटे होते हैं या जो तंदुरुस्त दिखते हैं वो आगे से बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ये दर्द वो लोग ज्यादा अच्छा बता पाते हैं कि जो मोटापा उनको हुआ है उसकी वजह से उनको कितनी परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोटापे की वजह से उन्हें कितनी बीमारियां घेर रही है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल है जो हर किसी के मन में चलते हैं, लेकिन लोग इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते। तो आज इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है फिजिशियन डॉक्टर विजय बनानी, जो बताएंगे मोटापे के कारण और उनके निदान के बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। बिल्कुल। बीमारी के बारे में पूजा जी बात करने से अच्छा मैं समझता हूँ अपन बात करें उसके बचाव के बारे में। कारण तो मेरे ख्याल से दर्शकों को उतना ज़्यादा कारण बताने से कोई टेक्निकली कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उन जिन जिन कारणों से होता है उनका बचाव अपन डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा समय निकाल के वो लोग उस पर मेहनत करेंगे जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो उसमें थोड़ी मदद मिलेगी। मोटापा अपने देश में भी और बाहर खासकर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बड़ी बीमारी की तरह फैल रहा है, और इसको अगर अपन कंट्रोल रख सके अलग अलग मेजर्स से, तो मेरे ख्याल से सिर्फ मोटापे के कारण होने वाली बीमारियां इतनी हैं, कम से कम 8-10 तो बिल्कुल सीधी सीधी हैं, और इनडायरेक्टली तो बहुत सारी बीमारियां। जैसे उदाहरण दूं तो मैं सबसे पहले तो हार्ट की जो बीमारियां हैं, जो मौत का बहुत बड़ा कारण है, हार्ट की बीमारियां मोटापे से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। वो मोटापा अगर अपन कम करें तो हार्ट की बीमारियों को कम किया जा सकता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो उच्च रक्तचाप बोलते हैं, उसका कंट्रोल भी संभव है मोटापे के साथ, मोटापा कम करने के साथ। इसके अलावा जो बड़ी उम्र की डायबिटीज़ होती है, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ भी बोलते हैं, उसका भी सीधा सीधा लिंक है मोटापे के साथ। अगर हम 8 से 10% भी मोटापा कम करते हैं तो आपको जो टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो आपको वैसे संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर आपका वजन कम है या आप वजन कम करने में सफल होते हैं तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना कम हो जाएगी। इसी तरह से एक रात में सोते सोते आपने देखा होगा बहुत मोटे लोग होते हैं, या तो बैठे बैठे सो जाते हैं या रात को उठ के सांस लेने में तकलीफ होती है, स्लीप एपनिया बोलते हैं। वो तकलीफ भी मोटे लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, और अगर अपन मोटापा कुछ हद तक कम कर सकें तो इस बीमारी से भी निजात पाया जा सकता है। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और काफ़ी बार जो अपन सुनते हैं कि रात को अच्छा भला सोए थे और शायद हार्ट अटैक हो गया होगा या शायद ये हो गया होगा, वो फिर उठे ही नहीं सुबह। उसका एक कारण मुख्य ये भी हो सकता है, हार्ट की तकलीफ से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन कुल मिला के वो कारण तो मोटापा ही रहा हो, चाहे हार्ट की तकलीफ हो चाहे स्लीप एपनिया हो। तो उससे बचना है तो भी मोटापा कम करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक बीमारी होती है गाउट। गाउट में शरीर के जो ब्लड है, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर उससे जोड़ों पे और कुछ हद तक नाखूनों पे भी असर पड़ता है आगे चल के। उससे भी बचने में मोटापा अगर कम रखें तो सहायता मिलती है। इसी तरह से गॉल स्टोन्स होते हैं, जो पित्त की थैली होती है लिवर के नीचे, उसमें पथरी होती है, खासकर औरतों में होती है, मिडिल एजेड औरतों में, 35-40-45 साल की उम्र की औरतों में। वो भी मोटापे के साथ लिंक्ड है। जो मोटी औरतें होती हैं उनमें पित्त की थैली में पथरी ज़्यादा होती है, तो मोटापा कम रखेंगे तो उसकी भी संभावना कम हो जाती है। इसी तरह से कुछ लीवर की बीमारियां हैं, वो भी मोटापे से लिंक्ड हैं। कुछ प्रकार के कैंसर्स हैं, वो भी मोटापे से लिंक्ड है। तो इन सबको, इतनी बीमारियों को अगर एक ही चीज़ से अपन कंट्रोल कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से मोटापे को कम किया जाना चाहिए। और मोटापे को कम करने के मेरे ख्याल से 2 सबसे अच्छे तरीके हैं। एक तो नियमित व्यायाम करें, और दूसरा खाने के बारे में आपको जानकारी हो। खाना जो हम खा रहे हैं, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनसे आपका मोटापा बढ़ता है, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मतलब जो थाली हम लेके हम खाने के लिए बैठे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो डाइट जो है, वो जो खाना है वो आपके लिए हेल्दी है या नहीं। और जैसे सबसे बड़ी बात ये, उसमें वसा की मात्रा तो ज़्यादा नहीं है, राइट? सिर्फ वसा नहीं, पूरा एक टर्म होती है हमारे मेडिकल साइंस में, कैलोरी। जो खाना हम खाते हैं उससे जो ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है उसको अपन बोलते हैं कैलोरी। एक खाना जिसमें कैलोरी की मात्रा ज़्यादा मिलती है वो मोटापा ज़्यादा बढ़ाने की संभावना रखती है। तो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर, वसा जो फैट आपने बोला वो तो है ही, उसमें कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है, पर कुछ खाने के पदार्थ दूसरे भी ऐसे होते हैं जिसमें भी
कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है और वो मोटापा बढ़ाने में सक्षम होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसी चीज़ों की लिस्ट है आजकल बहुत है, सोशल मीडिया बहुत है, नेट पे है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और नेट को एक्सेस करते हैं तो इधर उधर की चीज़ देखने की बजाय थोड़ा समय निकाल के ऐसी चीज़ें देखें जो हेल्दी हैं, जिनमें कैलोरी की मात्रा कम है, और उनको फ़र्क करें हाई कैलोरी फूड से, जिनको जंक फूड भी बोलते हैं, और ऐसे फूड से जिसमें ट्रांस फैट्स हैं। ट्रांस फैट्स मतलब पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स की मात्रा उसमें कम है, अनसेचुरेटेड फैट्स ज़्यादा है। वो फूड्स अपन को बचने चाहिए। जो जंक फूड्स आमतौर पर बोलते हैं, काफ़ी अखबारों में आता है इस बारे में, पर सब नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर कोई फॉलो नहीं करता है। तो एक सीधी सी तरीका मैं बताता हूँ उसको कम करने का। अपन खाना जो खाते हैं उसमें कच्चे खाने की मात्रा बढ़ा दें। अगर जैसे सैलेड्स हैं, सलाद जो बोलते हैं अपन, सलाद की मात्रा बढ़ा दें और फल की मात्रा बढ़ा दें और छाछ बढ़ा दें और बिना मलाई का दूध, ये ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दें, तो खाने की जो पका हुआ खाना है उसको आप नेचुरली कम खा पाएंगे। एक लिमिटेड ही आप खा सकते हैं। आपने सलाद ज़्यादा खा ली दिन में, फल ज़्यादा खा लिए, छाछ ज़्यादा ले ली, बिना मलाई का दूध ले लिया, तो अब आपके पास लिमिटेड जगह बचेगी पका हुआ खाना खाने की। पका हुआ खाना आप कम खाएंगे तो नमक की मात्रा भी कम होगी, क्योंकि आप खाना पकाएंगे तो नमक तो जाएगा ही। उसी तरह से खाना पकाएंगे तो कोई कुकिंग मीडियम तो यूज़ करेंगे ही, तेल जाएगा या घी जाएगा या जो भी कुकिंग मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं। तो पका हुआ खाना आप कम कर देंगे तो कुकिंग मीडियम भी कम हो जाएगा, नमक भी कम हो जाएगा। जिस प्रकार से मैंने बताया कि घी तेल थोड़ा सा नुकसानदायक है, उसी प्रकार से नमक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो आजकल की बीमारियां चल रही हैं, ब्लड प्रेशर और दूसरी अन्य जो रिलेटेड बीमारियां, उसमें नमक की मात्रा भी अपन को कम रखनी चाहिए। तो पका हुआ खाना कम करते ही अपन को दो फायदे होंगे। एक तो कुकिंग मीडियम के रास्ते से जो घी आ रहा था या तेल आ रहा था वो कम हो जाएगा, और दूसरा नमक कम हो जाएगा। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा फायदा गृहिणियों को होगा, गृहिणियों को जिनको फायदा होगा। कि गर्मी के मौसम में पूरे दिन पसीने से तरबतर होके किचन में टाइम निकालना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल। सैलेड तो आप किचन के बाहर भी तैयार कर सकते हैं और तैयार करके रख सकते हैं, उसमें टाइम भी बचेगा। आप उसको 15 मिनट पहले काट के क्लिंग फिल्म लगा के या जैसे भी फ्रिज में रख सकते हैं, और फिर उसको जब सर्व करना हो तो हल्का सा ठंडा या उसको जैसे भी गार्निश करके थोड़ा हरा धनिया या पुदीना ये लगा दे तो उससे हरियाली भी आ जाएगी। खाने में आपका इंटरेस्ट भी जगेगा, टेस्ट भी बदलेगा, और हेल्दी तो है ही। बिल्कुल। मतलब कुल मिला के ये चीज है कि जितना हम सैलेड खाएंगे, जितना कच्चा खाना खाएंगे, उतना ही शरीर के लिए फायदा होगा। लेकिन डॉक्टर, बात ही आती है कि जब हम लेडीज को कहते हैं कि इस तरह से आपको कच्चा खाना खाना है, तो वो बोलती है कि हमें तो इस तरह से कमजोरी आ जाएगी, घी तेल अगर हम नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, तो हमें तो चक्कर सा महसूस होने लगता है। तो क्या वाकई में इन सब की भी जरूरत है शरीर के लिए उतनी ही? बिल्कुल उसकी जरूरत है यार। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पूरी तरह से बंद कर दें, मैं तो ये एक तरीका बता रहा था कि मोटापे को कम करने का, जिनका वेट ठीक है और वो आगे और नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, उनके लिए एक तरीका हो सकता है। बच्चों को नेचुरली सारा खाना देना, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी होनी चाहिए, उसमें फैट भी जरूरी है, उनको बढ़ना है, उनका वेट बढ़ना भी जरूरी है, वो सब जरूरी है। मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनका वजन लिमिट से क्रॉस कर चुका है और उनका कंट्रोल करना है। और दूसरा फायदा एक जो कच्ची चीज़ों का है वो ये है कि कच्ची चीज़ों में फाइबर ज़्यादा होता है, तो रफेज ज़्यादा होगा, तो आपको कभी कब्जी नहीं रहेगी। दूसरा, खाना बनाने के वक्त जो थोड़ा बहुत विटामिन का लॉस हो जाता है, थोड़ा बहुत तो क्या, मेरे ख्याल से 40-50% अपन लोगों का जो इंडियन सिस्टम है खाना पकाने का, बहुत ज़्यादा उसको देर पकाते हैं तो काफ़ी विटामिन का लॉस हो जाता है, वो बच जाएगा। तो मतलब आपको खाने की पूरी कीमत मिलेगी। आपने 100 रुपये का कोई सामान, सब्जी लिया, कुछ लिया, तो उसमें से 50 रुपये तो आप उसको बून बून के ही खराब कर देते हैं, उसके विटामिन जो मिलने वाले थे। तो वो विटामिन आपको पूरे मिलेंगे, टाइम आपका बचेगा। रफेज से मैंने बताया आपको कब्जी नहीं होगी। उसके अलावा ये सारे विटामिन स्किन और दूसरे बॉडी के सिस्टम्स को भी फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन आपने सही कहा, जो लोग नॉर्मल अपना घर में खाना बनता है वो खाएं। 3 चपाती खाते हैं तो उसकी जगह 2 चपाती खाएं, थोड़ा कम करें मात्रा, तो वजन नहीं बढ़ेगा। वजन कम रखना आज की तारीख में बहुत बहुत ही अच्छी चीज है। और जो ये लाइफस्टाइल वाली डिजीजेज हो रही हैं, मैंने जो 8-10 नाम गिनाए आपको, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर बालानी से अगर आप भी अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 2552-500 पर। आपके कॉल का रहेगा हमें इंतजार। डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि मोटापे से हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एक शोध में सामने आया है, रिसेंटली हमने पढ़ा कि जिनके 50 से 55 की एज में जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनके बच्चों को भी ये समस्या हो सकती है। कितना सही है ये बात? बिल्कुल सही है। हार्ट की समस्या पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले में ज़्यादा होती है। और किसी के परिवार में अगर हार्ट की तकलीफ है या ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, या फिर जब बात चली है तो डायबिटीज़ है,
तो उनमें काफ़ी संभावना रहती है। और ये सब बीमारियां इंटरलिंक्ड है आपस में। सिंड्रोम एक्स करके एक टर्म है, उसमें ये सब मोटापा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, हार्ट की तकलीफ, ब्लड प्रेशर, ये सब आपस में लिंक्ड है। एक चीज़ होती है तो दूसरे की रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो जैसा कि आपने कहा कि हार्ट की तकलीफ अगर किसी परिवार के एक सदस्य को है तो काफ़ी ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। जो एक आम पेशेंट है जिसके परिवार में किसी को ये बीमारी नहीं है, उसके मुकाबले में हार्ट के पेशेंट के परिवार में वो बीमारी उनके बच्चों में होने की संभावना नॉर्मल से ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल सच है। बिल्कुल। तो इससे बचाव किस तरह से किया जा सकता है? बचाव के तरीके हैं, एक तो आपको पता है आपके परिवार में आपके पिताजी को या माताजी को या दादाजी को हार्ट की तकलीफ है, तो आप थोड़ा पहले ही सावचेत हो जाएं। उसकी हार्ट की बीमारियां आमतौर पे पहले कहते थे कि 40 साल से ऊपर होती हैं, पर अब थोड़ा सा ट्रेंड बदला है। अब थोड़ा सा छोटी उम्र में भी होने लग गई हैं, 35 तक, 30 तक भी काफ़ी बार हो जाता है। लेकिन 35-40 के आसपास जब आप आ जाते हैं तो आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाएं हेल्थ के बारे में, खान पान के बारे में, और रूटीन चेकअप कराना शुरू करें। रूटीन चेकअप में आपके आजकल सारे हॉस्पिटल्स में पैकेजेस होते हैं जो आपके करीब करीब हर सिस्टम को, हार्ट के समेत करीब करीब हर सिस्टम का चेकअप हो जाता है। उसमें हार्ट से संबंधित कुछ जांचें होती हैं, रेगुलर ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं, ईसीजी की जांच करते हैं, जरूरत होती है तो टीएमटी है, इकोकार्डियोग्राफी, और भी बहुत जांचें। और इसी के साथ साथ डायबिटीज़ और उन सब दूसरी बीमारियों की भी स्क्रीनिंग हो जाती है। जब ये स्क्रीनिंग की बात चली है तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों के परिवार में हार्ट और ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है उनकी आँखों की जांच भी रेगुलर करना चाहिए। आँखों की जांच से अगर कोई बीमारी अपन समय से, टाइम से पहले पकड़ लेते हैं या अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज भी संभव बहुत आसानी से हो जाता है, और खर्चा भी काफ़ी बचता है, और बीमारी के कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होते। तो स्क्रीनिंग जो हार्ट के पेशेंट के लिए होती है उसमें करीब करीब दूसरी बीमारियां भी सब कवर हो जाती है, क्योंकि एक बीमारी के लिए तो कोई स्क्रीनिंग करता नहीं है, वो करते हैं तो पूरे पैकेज के साथ चलते हैं, और उसमें डायबिटीज़ भी कवर हो जाता है, हार्ट की भी हो जाती है, ब्लड प्रेशर की भी हो जाती है, दूसरी जांच एक्सरे वगैरह भी हो जाते हैं। तो एक बार मोटा मोटी पता लग जाता है कि अपना शरीर स्वस्थ है। और ये जांच जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाए उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करते हैं। शुरू में आपने जैसे शुरू किया 35 या 40 साल की उम्र में, तो इसको आप चाहें तो 2 साल में एक बार कर लें, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर अगले 2 साल बाद कर लें। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 50 के ऊपर क्रॉस करें तो उसको थोड़ा सा और फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, 1 से 1.5 साल पे भी कर सकते हैं। और अगर कोई लक्षण है तो उससे जल्दी भी करना चाहिए कायदे से, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ऑफकोर्स हर एक के लिए ये संभव नहीं होता है, लेकिन आने वाले समय में जब ये इंश्योरेंस का लोगों को पता लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा और इसका प्रचार होगा, तो मेरे ख्याल से सरकार भी इंश्योरेंस के कवरेज के अंडर में रेगुलर हेल्थ चेकअप्स को ले आएगी। उससे एक फ़ायदा और है, अगर आपका रेगुलर हेल्थ चेकअप होगा तो बीमारियां जल्दी पकड़ में आएंगी, और आपको हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स का स्टे होता है वो मिनिमाइज होता है, क्योंकि आपकी बीमारी टाइम पे पकड़ ली है, समय से पहले पकड़ ली। तो सरकार को भी ये देखना चाहिए, और जो प्राइवेट फैक्ट्री वाले हैं और दूसरे जो ओनर्स हैं, उनके मालिक जो हैं, उनको भी देखना चाहिए कि अपने मैन पावर डेज बढ़ाने हैं, अगर अपने कर्मचारियों से ज़्यादा आउटपुट लेना है तो उनके स्वास्थ्य के बारे में वो लोग भी जागरूक हैं, और उनको इस तरह के पैकेजेस दें जिसमें साल में एक बार उनका मेडिकल चेकअप हो, उसी पैकेज में, उन्हीं के पैकेज में। और काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ये करते हैं, अपने सारे ऑफिसर्स का, अपने कर्मचारियों का साल में एक बार चेकअप कराते हैं उम्र के हिसाब से। उसमें उनकी बीमारी टाइम पे पकड़ में आ जाती है, उसका इलाज करने की बजाय उसका बचाव वो कर लेते हैं। और एक इस पे बहुत अच्छी बात आई है, तो मेरी एक सलाह भी है, मेरा पर्सनल विचार है, हो सकता है ये फिजिबल नहीं हो, कि ऐसे कर्मचारियों को, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, और खासकर जो फोर्सेज में है, आर्मी में है, बीएसएफ में है, पुलिस में है, उनको सरकार को ऐसा इंसेंटिव देना चाहिए। जो लोग फिट हैं, एक क्राइटेरिया सेट कर दें, ले डाउन कर दें कि ये इतना वेट हो, इतनी हाइट हो, और उसका फिटनेस का टेस्ट हो, चाहे तो उनको दौड़ा के देख लें, इतने मीटर, इतने किलोमीटर, इतने मिनट के अंदर पूरे कर लेते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे। नॉमिनल कुछ भी हो, 1000 हो, 2, उनको सर्टिफिकेट देंगे, उनको पुरस्कृत करेंगे, तो वो मोटिवेटेड रहेंगे, वो करेंगे तो उनसे अपन की अपेक्षाएं और बढ़ सकती हैं, वो कुछ और अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो हेल्दी नहीं है, पुलिस में मैं किसी को ओपन पॉइंट नहीं करना चाहता, पर पुलिस ने काफ़ी जगह पे ऐसा देखा है कि कुछ लोगों का स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, बहुत वजन ज़्यादा होता है, और लगता नहीं है कि फोर्स के जैसी एक इमेज होती है हमारे दिमाग में कि फोर्सेस के लोग हट्टे कट्टे छरेरे बदन वाले और
बिल्कुल। दौड़ने में मतलब तेज कुल होंगे। मिला उस के प्रकार, बात अगर उस प्रकार की हेल्थ चाहते हैं तो उनको इंसेंटिव देके अपन मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल किया है। लेकिन डॉक्टर बात ही आती है जैसे कि आपने बताया कि कर्मचारी को ये हेल्थ चेकअप हो सब रेगुलर, कर्मचारी क्या अगर हम लेडीज़ की बात करें अगर, तो जैसे कि आपने बताया कि 50 की एज के बाद में चेकअप होना ज़रूरी है, लेकिन बात ये आती है लोगों के दिमाग में अक्सर धारणा ही रहती है कि अगर हम चेकअप करवाएंगे तो कुछ बीमारियां निकल के आ जाएंगी और फिर लगातार लगातार डॉक्टर के चक्कर काटना, ये सब कुछ होना, फिर कोई बीमारी अगर सामने आ गई तो दैट उसका लंबा सा इलाज चलेगा, बहुत टाइम तक टैबलेट्स लेनी पड़ेगी। ये लोगों के दिमाग में धारणा रहती है और नहीं, यही कारण है कि बिल्कुल लोग चेकअप नहीं आप करवाते सही हैं। कह रहे हैं। और खासकर जो ग्रामीण इलाके से लोग आते हैं वो कहते हैं हमको कोई तकलीफ नहीं है, बिना मतलब के जांच क्यों कराएं, क्यों पैकेज लें और क्यों पैसे पैसे कराएं। लेकिन ये गलत धारणा है, क्योंकि कोई बीमारी, काफी बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज को लीजिए, डायबिटीज को बोलते हैं इट इज ए साइलेंट किलर। वो धीरे धीरे उसमें कुछ लक्षण होते हैं, किसी में आ जाते हैं, जरूरी नहीं है किसी में नहीं भी आए। तो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहेगी अगर, और वो कॉम्प्लिकेशंस की स्टेज पे आ जाएगी तो इतना ज़्यादा डैमेज हो जाएगा बॉडी में कि वो फिर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होगा, और फिर उसमें खर्चे बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ का एग्जांपल ले, अगर समझ लीजिए आपने उसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं किया है, नज़रअंदाज कर दिया, किडनी फेल हो गई, तो बाद में डायलिसिस, हॉस्पिटल में एडमिशंस, इस सब का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। बनस्पत इसके अगर अपन साल में एक बार उसका टेस्ट कराते हैं, कोई बीमारी है तो टाइम पे पकड़ लिया और उसका इलाज किया, तो ना तो आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, ना उस पर खर्चा करना पड़ेगा और बिल्कुल ना परेशान होना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो हेल्थ का लॉस होता है सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम रूटीन में वापस बहुत मुश्किल से आ पाते हैं। हेल्थ का लॉस होता है, उसके अलावा साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत जबरदस्त होता है। किसी को पता लगता है मेरे डायबिटीज है तो वो मानसिक रूप से टूट जाता है, या कोई भी बीमारी, डायबिटीज है या कोई कैंसर आ गया है तो मानसिक रूप से टूट जाता है। लेकिन उसका जल्दी इलाज शुरू हो जाता है, डॉक्टर से संपर्क में आते हैं तो डॉक्टर्स बताते हैं इसका नया इलाज आ गया है, अब इसका इलाज संभव है, इसका ऑपरेशन संभव है, तो उससे बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। घर पे बैठे रहे यही मान के कि कुछ होने वाला नहीं है, हम तो बिल्कुल फिट हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल। अगर डायबिटीज़ की बात करें तो उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ जैसे कि देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो कैपिटल बनती जा रही है बिल्कुल। लगातार। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर ये आती है जब लोगों को पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है तो वो सोचते हैं कि वो जितना रेस्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। क्या ये सही है कि डायबिटीज़ आपको ज़्यादा आगे है, दैट मीन आपको फुली रेस्ट करना है, आपको कोई काम नहीं करना? नहीं, डायबिटीज के बारे में भी मैंने जैसा बताया, अभी मोटापे से उसका भी लिंक है। डायबिटीज और मोटापे का करीब करीब एक ही कुरिकुलम है। डाइट के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में दो चीजें हैं। डायबिटीज का बच्चा, दो तरह की डायबिटीज होती हैं, एक तो बचपन में होने वाली डायबिटीज जिसको पहले जुवेनाइल डायबिटीज बोलते थे, अब टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, और एक होता है जो बड़ी उम्र में होता है, 30 35 40 साल के बाद होता है, उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। उसको पहले बोलते थे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, अब उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ये दोनों डायबिटीज के थोड़े से कारण अलग है। पहले वाले जो डायबिटीज होता है टाइप 1, उसमें आनुवंशिक कारण से भी होता है, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें आनुवंशिक कारण ज्यादा होने की संभावना है। मतलब एक परिवार में किसी को है तो दूसरे में होने की संभावना रहती है। और दूसरा कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनमें से एक मोटापा भी है, ब्लड प्रेशर भी है, सिगरेट पीना और इस तरह की कुछ चीजें सब जुड़ जाती है। 45 साल से ज्यादा उम्र होना, पुरुषों में ज्यादा होना, ये सब फैक्टर्स जब जुड़ जाते हैं तो फिर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों आपस में जुड़े। इनसे बचने का तरीका भी मोटापे की तरह ही है, खान पान में ध्यान रखना। इनफैक्ट डायबिटीज के 3 तरीके के इलाज होते हैं, एक तो होता है एक्सरसाइज करना, एक खान पान में ध्यान रखना, और तीसरा दवाइयाँ। दवाइयों में इंसुलिन और गोलियां। तो पहले जो दो इलाज है वो है एक्सरसाइज और खान पान में ध्यान रखना। खान पान में ध्यान रखने की चीजें डायबिटीज में इसलिए होती है क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, तो ज्यादा कैलोरी वाली चीजों के अलावा यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो डायरेक्ट शुगर्स हैं उसमें भी कैलोरी ज्यादा होती है। तो मीठे वाली चीजें जिसमें चीनी डलती है या गुड़ डलता है वो डायरेक्ट चीजें, और इनसे बनने वाली चीजें और मिठाइयाँ, मक्खन, क्रीम, ये जो भी चीजें हैं जिसमें हाई कैलोरी, इनसे बिल्कुल बचना चाहिए। और करीब हफ्ते में एक दिन आप छुट्टी मार लें, 5 से 6 दिन कसरत करें। कसरत आपकी फिजिकल फिटनेस के अनुसार हो सकती है। आप औरत हैं तो आपकी डिफरेंट एक्सरसाइज हो सकती हैं, आप ग्रामीण इलाके में हैं तो दूसरी एक्सरसाइज हो सकती है, शहर में तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, स्क्वैश भी खेल सकते हैं, टेनिस भी खेल सकते हैं। पर जो सबसे कॉमन एक्सरसाइज है वो चलना, पैदल चलना। अब पैदल चलने में भी लोगों की भ्रांति है, खाना खाने के बाद यूं टहल के आ जाते हैं 5-10 मिनट, तो वो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होती है। एक्सरसाइज के रूप में जो काउंट होता है वो होता है कम से कम 20 से 30 मिनट चलना। जब अपन 20 मिनट पैदल चलते हैं तब बॉडी में कैलोरीज बर्न होनी शुरू होती है। मतलब मोटापा कम होने की जो प्रक्रिया है वो 20 मिनट लगातार चलने के बाद शुरू होती है। तो करीब 30 मिनट आप रोज चलें
तो जो आखिरी के 10 मिनट है उसमें कैलोरीज बर्न होंगी, तो आपको थोड़ा मोटापा कम करने में मदद मिलेगी। और ये करीब हफ्ते में 5 या 6 दिन करें। इसका मतलब ये हफ्ते में करीब 150 मिनट आप पैदल चलें लगातार, और इतना चलें कि आप थोड़ा सा हाफ जाएं। बिल्कुल। और धीरे धीरे जब आपकी इतनी कैपेसिटी डेवलप हो जाए कि आप 30 मिनट तेजी से चल सकते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं और फिर थोड़ा सा टाइम भी बढ़ाएं। 30 को धीरे धीरे करके आप 35 मिनट करें, 35 को 40 करें अगर आपके पास समय है तो, और फिर स्पीड को बढ़ाएं। बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ाने की बजाय स्पीड को भी बढ़ाएंगे तो वो भी उतना ही काम करेगी। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखें, टाइम थोड़ा सा बढ़ाएं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। ये तो हो गई। और इसके अलावा जितने भी गेम्स हैं वो एज के अनुसार, जो छोटे यंगर लोग हैं वो चल सकते हैं, दूसरे गेम्स खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सारे बॉडी की मसल्स की एक्सरसाइज होती है। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जो तेज़ी से चल नहीं सकते, जिनको जोड़ों की तकलीफ है, वो लोग धीरे धीरे टहल लें। और अब थोड़ा सा योगा से भी रिलैक्सेशन होता है। योगा बहुत बड़ी एक्सरसाइज तो नहीं है, पर जो भी योगा वो घर पे बैठ के कर सकते हैं। और पैसिव एक्सरसाइजेस कुछ होती हैं वो घर पे अपने फिजियोथेरेपी से सीख के कर सकते हैं। तो जो उनके स्वास्थ्य के अनुसार संभव है वो उनको करनी चाहिए घर में। बिल्कुल। तो डॉक्टर, जैसे कि जो लेडीज होती हैं उनमें अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो वो ये कहती है कि हमें इतना समय नहीं मिलता कि हम वॉक पर निकल जाएं या ऐसा कुछ है। वो कहती है कि हम जितना घर का काम करती है, रोटी बनाती है, चाहे बाकी के जो भी काम होते हैं घर के, तो वो अपना अपने हमारी एक्सरसाइज है। क्या ये बात सही है? कुछ हद तक सही है, लेकिन मैंने जैसा बताया, कंटिन्यूस जो 20 मिनट अगर अपन कुछ काम एक्सरसाइज करेंगे तभी कैलोरीज बर्न होनी शुरू होती है। घर के काम से भी कैलोरीज कंज्यूम होती हैं, पर घर का काम तो सभी करते हैं। कोई ऑफिस में काम करता है, कोई घर में काम करता है। उसके अलावा अपने शरीर के लिए भी समय देना चाहिए। लोग पूजा पाठ में भी समय देते हैं, तो अपने शरीर के लिए आधा घंटा देना कोई मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसी में आप पैदल चलने में या किसी प्रकार की एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होंगे तभी आप 20 से 30 मिनट लगातार कर पाएंगे। घर का काम कोई कंटिन्यूसली तो होता नहीं है। और पुराने ज़माने में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी जो अनफॉर्चुनेटली आजकल ख़त्म होती जा रही है। घर में महिलाएं सारी झाड़ू पोछा वगैरह और वो सब काम खुद करते थे। उसमें झुकना होता था, बेंडिंग एक्सरसाइजेज होती, बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। लेकिन अब जैसे जैसे अपने समाज में लोग थोड़ा सा अमीर होते जा रहे हैं, तो काम करने की प्रथा कम होती जा रही है। बिल्कुल। एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी सर, अपना सवाल पूछिए। जी। हाँ जी। हाँ जी। जी। जी जी संतोष जी, डायबिटीज जब 5-6 साल पुरानी हो जाती है संतोष जी, तो बॉडी के नर्वस सिस्टम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। नर्व्स में खासकर न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, तो उसमें पैरों में झंझनाहट और दर्द और चींटी काटने जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है डायबिटीज की वजह से ही हो। जी 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 जी। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उसके कारण जैसे उदाहरण के तौर पे आपका सोल जो है वो फ्लैट है, एक कारण वो हो सकता है। कुछ कैल्शियम की कमी भी एक कारण हो सकता है जोड़ों के दर्द का। दूसरा, यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर डायबिटीज नहीं है तो आपको मेरे ख्याल से अपने फिजिशियन या ऑर्थोपेडिशियन से मिलके अपने पैरों की जांच करा लेनी चाहिए। दूसरा, एक और मेन कारण हो सकता है, जो जूते आप पहन रहे हैं वो सही प्रकार के पहन रहे हैं, क्योंकि वॉकिंग के लिए एक कर्व बनना चाहिए अंदर अपने आपके जो नीचे वाला हिस्सा होता है जूते के। तो अच्छे क्वालिटी के जूते पहनेंगे तो काफी बार, और उसका सॉफ्ट हील वाला पार्ट सॉफ्ट होता है, तो काफी बार उससे भी राहत मिल जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये बिना देखे कहने की बजाय आप अपने ऑर्थोपेडिस्ट। जी 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 जी। एक बार अपने जी जी
संतोष जी, डायबिटीज एक कारण हो सकता है, लेकिन डायबिटीज के अलावा बहुत कारण हो सकते हैं और उम्र के अनुसार अलग अलग कारण होते हैं। बहुत जोड़ों की तकलीफ बहुत प्रकार की हो सकती है और सबसे ज्यादा कॉमन जो मैंने सबसे पहला कारण बताया, आप जो जूते इस्तेमाल कर रहे हैं उसको चेंज करके भी देख लें, या पहले एक बार आप किसी सीनियर ऑर्थोपेडिशियन को दिखा के उनसे राय ले लें और फिर फिजिशियन से भी कंसल्ट करें। कुछ बीमारियां जी डरने वाली जरूरत नहीं है, पर वो दर्द सहन करने की बजाय उसका इलाज कराना जरूरी है मेरे ख्याल से। एक यूरिक एसिड की मात्रा भी अपनी ब्लड में जरूर चेक करना है, वो भी हो सकता है। और जूता किलोमीटर से नहीं होता संतोष जी, मैंने अभी जिक्र किया था कि कैलोरीज जो अपने शरीर की बर्न होनी शुरू होती हैं वो 20 मिनट की वॉकिंग के बाद शुरू होती है। 20 मिनट तो किलोमीटर तो आप धीरे धीरे चल के जाएंगे और शरीर में कोई कष्ट ही नहीं हुआ तो शायद नहीं हो, पर 20 मिनट थोड़ा सा तेज चलें और उसके बाद जितना ज्यादा चलेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। किलोमीटर से नहीं करें, आप टाइम से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, किलोमीटर नहीं, समय और उसकी चलने की 20 मिनट के बाद जितना घूमेंगे उतना अच्छा है। हो सके तो 30 मिनट तक और थोड़ा तेज चले, इतना तेज चलेंगे तो हल्का सा हाफ जाए बाद में। बिल्कुल। खान पान में संतोष जी मीठी चीजें बिल्कुल बचनी है। डायबिटीज का अगर मरीज है तो मोटा मोटी मैं बता देता हूँ, चीनी गुड़ वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं खानी है, चाय हो सके तो फीकी पिए, जूस कोई नहीं पीना है। फल अलाउड होते हैं लेकिन 5-6 फल जो बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अंगूर है, चीकू है, सीताफल है, बहुत ज्यादा रसीले सेब है, पके हुए केले हैं, ये बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, ये नहीं खाएं। दूसरे फल खा सकते हैं, नारंगी खा लें, संतरा खा लें और अनार खा लें, जामुन, अमरूद, इस तरह के फल आप ले लें और 1 या 2 दिन में आराम से खा सकते हैं, लेकिन इनका जूस नहीं लें। जूस में फिर क्या, वो मीठा पोर्शन ज्यादा आ जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। इसी प्रकार से घी तेल वाली चीजें कम कर दें और कच्ची चीजें ज्यादा खाएं। बिल्कुल। छिलके वाली दालें खाएं, आटे को बिना छाने उसकी रोटियां बनाएं, ये सब चीजें आपको मदद करेंगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर बालन से बातों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, पर फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से स्वागत है आपका। बता देती हूँ कि आज हमारे साथ में स्टूडियो में है फिजिशियन डॉक्टर विजय बालानी, जो बता रहे हैं गंभीर बीमारियों से हम मोटापे से खासकर किस तरह से बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसे कि हमने बात की थी कि किस तरह से जैसे बताया आपने डायबिटीज़ का जैसे बताया था, तो उससे जुड़े हमारे कॉलर भी हमारे साथ आ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते सर। मैडम, मैं एक्चुअली हार्ट पेशेंट हूँ, एंजाइना है मेरे को। हाँ। शुगर वगैरह तो नहीं है, मेरे राइट मसल कैंसर का ऑपरेशन आया हुआ है। लेकिन मैं उसमें कई दफे मैं देखता हूँ मेडिकल बोर्ड बैठती है या नहीं बैठती है, या तो आदमी शकल ऑपरेट नहीं कराता है तो तड़प के मर जाता है, ऑपरेशन करा लेता है तो शकल देख के वो आदमी खुद मर जाता है। उसकी शकल देखना पसंद नहीं करते लोग, अवॉइड करते हैं हर आदमी जिसका फेस खराब हो जाता है। तो इसके अंदर बहुत ये हैंडीकैप डिसेबिलिटी क्यों नहीं देती है बहुत। मैं काफी हॉस्पिटल में सब जगह मेरे को गाइडलाइन नहीं मिली, इसीलिए मैं सॉरी आपसे माफी चाहता हूँ। डायबिटीज का आपका प्रोग्राम चल रहा है, इसके पीछे मैंने ये बात की। देखिए, ये डिसेबिलिटी के लिए एक बोर्ड होता है। आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो अगर जो कंसर्न उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, वहां तक देंगे ढंग से तो वो जरूर आगे तक पहुंचाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल है, वहां पे आप जाके दिखाएं, या ईएनटी के लिए मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल है, वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिलें, वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिलें, उनको अपनी समस्या बताएं। डिसेबिलिटी जो है तो उसको गवर्नमेंट जरूर कंसीडर करेगी। हर साल रिव्यू होता है, वो अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो उस पर कंसिडरेशन जरूर करेंगे। दूसरा, अब आपने बात छेड़ी बक्कल कैंसर की, तो मैं पूजा जी बताना चाहता हूँ कि कैंसर भी एक मोटापे की तरह इसका भी बचाव संभव है। काफी चीजें हैं, क्योंकि ये बात जिन्होंने बक्कल कैंसर की छेड़ी, मुंह के अंदर जो कैंसर होता है उसकी, तो काफी देखा होगा आपने, तंबाकू के विरोध में काफी प्रचार होता है, उसके बावजूद भी गुटखा खाने की प्रवृत्ति, तंबाकू खाने की प्रवृत्ति, सिगरेट पीने की प्रवृत्ति अभी भी कम नहीं हुई है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सबको पता है, जिसको कैंसर हो गया इनको पता है कि कैंसर हो जाने के बाद में आदमी साधारण खाना भी नहीं खाता। कुछ चंद मिनटों के मजे के लिए आप, एक स्टेज ऐसे आती है आपकी जिंदगी में जब आप खाना खाने लायक नहीं रह जाते। काफी मरीजों को मैंने देखा है, नली डालनी पड़ती है,
सांस की नली लगानी पड़ती है, तो पूरा जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं, उनके पूरे परिवार की जिंदगी दूभर हो जाती है। तो मैं सभी से ये विनती करता हूँ कि इस तरह की चीजें, इस तरह के कैंसर जिनसे बचा जा सकता है, जैसे मुंह के कैंसर हैं, फेफड़े के कैंसर हैं, उनसे जरूर बचें। सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, इनको तो बिल्कुल ही ना कर दें। इससे, इसकी जगह जो आपके पैसे बचेंगे गुटखा जर्दा खाने में, उससे आप अपने परिवार के लिए फल लाएं, तो उससे आपको 10 गुना ज्यादा फायदा होगा। और ये बात कैंसर की आई तो पूजा जी एक बात और है, खाना बनाने के जो तरीके हैं अपने, वो भी कुछ अनहेल्दी से होते जा रहे हैं। अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा भूनने की, जलाने की, खाने को पका हुआ बहुत ज्यादा पकाने की आदत, खासकर जो जल जाता है, काला काला पोर्शन हो जाता है, खासकर नॉन वेज फूड्स में, उससे भी ऐसा स्टडीज में पाया गया कैंसर होने की संभावना है। तो खाने की विधियां भी बदल रही हैं, आजकल नए इक्विपमेंट भी आए हैं, एयर फ्रायर भी आया है, माइक्रोवेव भी आया है, तो मेरे ख्याल से उनको यूज करें। बहुत ज्यादा तेल घी भी नहीं उसमें यूज होगा और आपका बहुत ज्यादा जलेगा भी नहीं, उससे भी कैंसर की संभावना कम होगी। एक और है बात कि खासकर होटलों में और छोटे होटलों में ऐसा देखा जाता है कि वो सुबह तेल डालते हैं, उसी में पकोड़े तलते रहते हैं, दिन में 10-15 बार उसी तेल को यूज करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से बार बार एक ही तेल को या घी को गर्म करना और उसमें पकोड़े बनाना या कोई अन्य चीज बनाना, वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, वो भी कैंसर से लिंक हो सकता है। तीसरी चीज, प्लास्टिक की बोतलों का प्रचलन पिछले दिनों में बहुत बढ़ा है। प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के कंटेनर्स, प्लास्टिक के बर्तनों में खाना बनाना, खासकर माइक्रोवेव में, मेरे ख्याल से उससे भी बचना चाहिए। उसका भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन कैंसर से है, और खासकर पेट के और आंतों के कैंसर से उनका लिंक कुछ ना कुछ जरूर है। तो प्लास्टिक की बोतलें जो अपन फ्रिज में यूज करते हैं, प्लास्टिक के बर्तन जो माइक्रोवेव में यूज करते हैं, उससे अगर अपन बच सके, उसकी जगह कांच की बोतलें या कांच के बर्तन यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़े हैं। हेलो हेलो, शायद हमारे कॉलर हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए। जैसे कि आपने बताया डॉक्टर कि प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल, तो जैसे कि हम देखते हैं ऑफिस में जब चाय आती है तो प्लास्टिक के गिलास में चाय पीते हैं, तो वो भी एक तरह से नुकसान ही, वो तो बिल्कुल अनहेल्दी है। उसकी कॉस्ट शायद कम पड़ती होगी, इसलिए चाय वाले या छोटे ढाबे वाले उसको यूज करते हैं, पर उसमें भी मेरे ख्याल से ऑफिस वालों की भी उतनी ही गलती है। ऑफिस वाले अगर इंसिस्ट करेंगे कि नहीं, हमको कागज के ही ग्लास में, कागज के अच्छी क्वालिटी ग्लास है और बहुत ज्यादा उसकी कॉस्ट में डिफरेंस नहीं होता है, वो इस्तेमाल करने चाहिए। प्लास्टिक के ग्लास तो बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। बिल्कुल। और मतलब पकाने का तरीका आपसे जैसे हम देखते हैं कि आप बता रहे हैं कोई भी चीज जैसे जला दी बहुत ज्यादा, नॉनवेज की ही बात नहीं करें, नॉर्मली जब खाने को अगर बहुत ज्यादा जला देते हैं तो दैट मीन वो भी नुकसानदायक है। नुकसानदायक होता है उसमें। कैंसर का तो बहुत आगे की बात है, उसमें विटामिन सी सारे खत्म हो जाते हैं। तो जिस चीज के लिए आप ताकत के लिए खा रहे हैं, उस आधी से ज्यादा चीजें तो उसमें आपने डिस्ट्रॉय कर दी। तो कम पकाएं, हेल्दी वे में पकाएं, कुछ उबली हुई चीजें खा सकते हैं, या बिल्कुल कम उसको अपन मैनिपुलेट करें खाने को, तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। विटामिन की बात आपने की थी, तो देख रहे हैं कि विटामिन की कमी की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, जिसमें खासकर B12, विटामिन B12 की कमी बहुत ज्यादा सामने आ रही है, तो उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? विटामिन B12 की कमी पूजा जी, क्योंकि अपने राजस्थान में और देश के काफी हिस्सों में लोग नॉनवेज फूड्स नहीं लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो नॉन वेजिटेरियन चीजों में ज्यादा पाया जाता है, मीट में, मच्छी में, अंडे में ज्यादा पाया जाता है, और वेजिटेरियन खाना जो शाकाहारी खाना है उसमें बहुत ही कम चीजें हैं जिनमें विटामिन B12 पाया जाता है। मेरे ख्याल से थोड़ा दूध में होता है, चीज में होता है, इसके अलावा और किन्हीं चीजों में बहुत ज्यादा मात्रा विटामिन B12 की पाई नहीं जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे या उस स्टेज पे आते हैं जब 25-30 साल की उम्र के बाद में थोड़ा थोड़ा विटामिन सप्लीमेंट, विटामिन B12 का सप्लीमेंट किसी न किसी रूप में मेरे ख्याल से लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल के विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने की संभावना रहती है। हेलो, बिल्कुल। एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो हेलो सर। हाँ जी, मुझे मेरी मम्मी के बारे में कुछ पूछना था। हाँ जी पूछिए। मेरी मम्मी को ये हार्ट की तकलीफ है उनको, और मैं बोल से जाती थी उनको खाने पीने में क्या लेना चाहिए। आपकी मम्मी की उम्र कितनी है? मम्मी की 50-55 की है जी। तो हार्ट के पेशेंट्स के बारे में मैंने बताया, 3 चीजों का ध्यान रखें। ऐसी चीजें कम खाएं जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो या मीठी सोडा की मात्रा ज्यादा हो।
उदाहरण अपन बोल तो देते हैं नमक कम खाएं, पर वो ये नहीं बताते कि किस चीज में नमक ज्यादा होता है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। अपने राजस्थान में थोड़ा ज्यादा ही प्रचलन है। खींचे हैं, पापड़, अचार, मुरब्बे, ये कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हैं ठंडा पे, उसमें भी सोडा होता है। इसके अलावा मिर्ची वड़ा जोधपुर में बहुत प्रचलित है, कचौरी है, डबल रोटी है। ऐसी जो भी चीज है जिसमें मीठी सोडा डलती है या नमक डलता है, उनको कम से कम खाएं। दूसरा, सलाद या दही या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें अपन ऊपर से नमक डालते हैं, उससे बचें आप। ऊपर से नमक बिल्कुल नहीं डालें। जितना स्वाद के लिए जरूरी है दाल में या सब्जी में, उतना जरूर ले लें नमक। ऊपर से बिल्कुल एडेड सॉल्ट जो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं लें। और जो साइड में खाने की चीजें, अपने पापड़, खींचे, जिनसे पेट तो भरता नहीं है लेकिन वो नुकसान ज्यादा कर देते हैं, एक तो इनसे बचें आप, नमक वाली चीजों से। दूसरा, आप तली हुई चीजें बिल्कुल कम कर दें। जिसमें घी तेल ज्यादा आता हो ऐसी चीजें कम कर दें। मक्खन या दूसरे डेयरी प्रोडक्ट हो वो कम कर दें। दूध अगर देना हो तो अच्छी तरह से उबाल के मलाई निकाल के फिर दें। छाछ ज्यादा दे दें। दही भी जमाएं तो दूध को उबाल के मलाई निकाल दें, फिर दही जमाएं, वो दही दें। और मलाई आप कहेंगे कहाँ जाएगी, तो मलाई घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको खिला दें आप, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा और आपकी माता जी की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा कच्चे फल और कच्चे सलाद खूब खिलाएं। कच्ची चीजें खाने से कब्जी भी नहीं रहेगी, और कब्जी नहीं रहेगी तो हार्ट पे जोर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी सर, पूछिए अपना सवाल। ओके। कितनी उम्र है बच्ची की आपकी? एक चीज होती है आनुवांशिक बीमारी। अगर बच्ची के माँ बाप की हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है तो एक कारण तो वो हो सकता है, लेकिन आप किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिले या फिजिशियन से मिले। वो एक बार बच्ची की जांच, हाइट, वेट सब देख के कुछ जांचें आपको बताएंगे। उन जांचों के आधार पे फिर आगे इलाज संभव होगा। कोई एंडोक्राइनल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन को दिखा के उनसे राय लेके फिर आप आगे बढ़े। मतलब ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है, या तो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाते हैं या बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो पाती। ग्रोथ नहीं होने का एक कारण, थोड़ा सा अगर बच्चा मोटा है और वेट नहीं बढ़ रहा है तो हाइपोथायराइडिज्म, जो थायराइड हार्मोन की कमी है, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से टीवी पे इस प्रकार की सलाह देना उचित नहीं रहेगा। वो अपने फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो वो कुछ लक्षण होते हैं बच्चों के, साइंस और सिम्टम्स, जो देखते ही पता लग जाता है और कुछ जांच से पता लग जाता है। तो मेरे ख्याल से ये अपने चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो जरूर उनको सही गाइड कर पाएंगे। बिल्कुल, वही है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद में ही परफेक्ट ट्रीटमेंट मिल पाएगा। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है डॉक्टर कि पड़ोस वाला कहते हैं कि हमारी बच्ची की भी हेल्थ बढ़ नहीं रही थी, फिर हम वहाँ पे उनको ये दवाई दी, उसके बाद उसकी हेल्थ बढ़ गई। ये चीजें हमारे यहाँ बहुत कॉमन होती है कि हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके उसको हम फॉलो कर लेते हैं और काफी बार उसके दुष्परिणाम सामने आ जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी प्रॉब्लम एक जैसी नहीं हो सकती। हाइट दोनों बच्चों की कम हो सकती है, लेकिन दोनों में कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बच्चे की हाइट किसी कारण से बढ़ गई या कोई भी बीमारी ठीक हो गई तो दूसरे की भी वही कारण होगा। इसीलिए हर एक अपना स्पेशलिस्ट को दिखा के उससे राय लेके तभी करना चाहिए। ये क्योंकि बच्ची 9 साल की थी तो ये बच्चों के डॉक्टर से मिलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। एक डॉक्टर आपने बात बताई थी कि हम तली चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं जी। अब हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो ये कहते हैं कि हम, क्योंकि हमें घी का इस्तेमाल नहीं करना है तो वो पराठे खाते हैं। बोले हम बहुत लाइट तेल लगाते हैं इसमें तो वो हमारे नुकसान भी नहीं होगा। तो क्या आप सही मानते हैं इसको कि जो हार्ट पेशेंट है उनको घी की जगह तेल का इस्तेमाल करना चाहिए तो उनके लिए नुकसान नहीं होगा? तेल, कुछ प्रकार के तेल दूसरों के मुकाबले में अच्छे हो सकते हैं। ऑलिव ऑयल को अच्छा माना गया है, सरसों के तेल को भी अच्छा माना गया है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कल्चरल जो चेंजेस हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग तेल करते हैं, तो इसमें अपन बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते। कुल मिला के तेल तो तेल ही है, उसमें कैलोरी की मात्रा तो ज्यादा होती है, तो उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करना चाहिए। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। जी जी हेलो जी, आप अपना सवाल पूछे साहब। सर आपने जो वॉकिंग के लिए शूज के बारे में बात की है ना? जी जी, शूज सर वो किस तरह का शूज होना चाहिए जो वॉकिंग के? मैंने शूज, देखिए हर एक को प्रॉब्लम नहीं होती। जिन सज्जन ने वो सवाल पूछा था उनके पैरों में दर्द हो रहा था तो मैंने उनको बताया था कि एक बार अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं उनसे सलाह लेके, कभी कभी आपके पैर के तलवे फ्लैट होते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेशल शूज या पैड नीचे लगाना होता है।
वो अपने हड्डी के डॉक्टर से सलाह लेके करें। तो अगर आपके पैर में कोई तकलीफ है तो ठीक है, नहीं तो जो साधारण शूज आपके अच्छी कंपनी के मिलते हैं वो पहने। अगर उससे कोई तकलीफ नहीं है तो वो सब डिजाइन उसी तरह से करती है कंपनी। कभी कभी अपना पैर के साथ वो मेल नहीं खाता। जूता तो सबका डिजाइन किया जाता है, पैर के नीचे जो आर्च होता है, एक गोलाई होती है उनके हिसाब से। किसी किसी के पैर में आर्च नहीं होता है या कम होता है, तो उसके लिए स्पेशली डिजाइन किया जा सकता है। इसीलिए मैंने राय दी कि अपने हड्डी के डॉक्टर से मिलके उनसे सलाह लेके और जूते के बारे में पूछ लें। उनके लिए कस्टमाइज जूते भी बन सकते हैं। जूते बनाने वाले भी बहुत वेंडर्स होते हैं, वो आपके लिए स्पेशली जूते डिजाइन कर देंगे। मतलब कुल मिला के जो जूता पहन रहे हैं वो आपके लिए कंफर्टेबल है तो आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो है। फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप जो पहन रहे हैं उससे आपको तकलीफ हो रही है तो आपको उसको तुरंत चेंज करने की जरूरत है, राइट? जी। डॉक्टर, एक चीज ये भी आती है सर्वाइकल कैंसर जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है। अब बात ये आती है कि इसका बचाव किस तरह से किया जा सकता है? सर्वाइकल कैंसर का फॉर्चुनेटली इन दिनों में टीका बाजार में उपलब्ध है। और बाकी कैंसर की अपन ने बात की, सर्वाइकल कैंसर चूक गया था मैं, लेकिन अच्छा हुआ आपने उसका जिक्र किया। सर्वाइकल कैंसर का टीका बाजार में उपलब्ध है और मेरे ख्याल से प्यूबर्टी की एज में 13-15 साल की उम्र के बाद में बच्चियों को अगर अपन टीका देते हैं और करीब 35-40 साल तक की उम्र हो तो उससे काफी हद तक बचाव हो सकता है। 3 टीके देते हैं, एक तो पहले दिन लगाते हैं, फिर 1 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद। 3 टीके लगते हैं। उससे सर्वाइकल कैंसर का बचाव, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते हैं, उसका बचाव काफी हद तक संभव है। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार साहब। सर क्या है, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ जी। और मेरे क्या है, डायबिटीज बढ़ जाती है तो पूरे दोनों पैरों के अंदर चमड़ी में खुजली आती है जी। क्या ऐसा डायबिटीज पेशेंट के होता है क्या? डायबिटीज के पेशेंट में खुजली आने के कुछ कारण हैं। उसमें से एक कारण फंगल इन्फेक्शन जिसको दाद बोलते हैं वो भी है, और चमड़ी के दूसरे इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होते हैं। असल में शुगर का मतलब क्या है? खून में शुगर की मात्रा ज्यादा होना। शुगर की मात्रा खून में ज्यादा होती है तो बैक्टीरिया को या दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगस हैं उनको ग्रो करने के लिए एक मीडियम मिल जाता है। तो स्किन के इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं। उसमें से कुछ इन्फेक्शन खुजली भी कर सकते हैं, जैसे कि दाद, फंगल इन्फेक्शन। जी, ये कॉमन होता है उसमें। बिल्कुल। और वही है कि वो डायबिटीज वालों का घाव भी जल्दी नहीं बढ़ता है। जिस तरह से खुजली बढ़ती है, काफी बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा घाव हो जाता है वहाँ पे, तो घाव बढ़ने में दिक्कत बहुत ज्यादा होती दिक्कत आती है। इसीलिए शुगर का कंट्रोल कोशिश करके अच्छा रखें। शुगर का कंट्रोल अच्छा रहेगा तो बाकी जो उससे कॉम्प्लिकेशंस है, स्किन के इन्फेक्शन के अलावा और भी चीजें हैं, जो पैरों में झंझनाहट होना, आंखें खराब होना, बार बार नंबर बदलना, हार्ट की तकलीफें होना, गुर्दे पे असर होना, ये सब भी कम हो जाएंगे। तो शुगर का कंट्रोल पे अपना फोकस रखें। शुगर का कंट्रोल अच्छा रहेगा तो बाकी सब चीजें, कॉम्प्लिकेशन वगैरह सब प्रॉब्लम होंगी ही नहीं आपकी, और जिंदगी बड़ी लाइवली रहेगी आपकी, कलरफुल। बिल्कुल। खासतौर से डायबिटीज वाले पेशेंट यही सोचते हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। जब उनको पता चलता है कि उनको डायबिटीज है तो लगता है कि अब शायद जिंदगी वैसी नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने कलरफुल वर्ड यूज किया। मैं काफी मरीजों से मजाक भी करता हूँ अपने कि आपका शुगर कंट्रोल रहेगा तो जिंदगी बिल्कुल कलर फिल्म की तरह लगेगी, और अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हो जाएगी। बहुत बहुत उसमें उदासी आ जाती है, क्योंकि छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। रात को आपका कंट्रोल नहीं है तो रात को आपको 5 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। 5 बार पेशाब करने उठते तो नींद खराब हो जाती है। नींद खराब हो जाती है तो अगले दिन आपका ऑफिस में मन नहीं लगता है, ऑफिस में नींद आती है, बॉस की डांट खानी पड़ती है। तो ये साइकिल बन जाती है, चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी। तो शुगर का कंट्रोल करते ही आपकी जिंदगी के सारे पहलू सुधर जाएंगे और आपकी लाइफ कलरफुल हो जाएगी। बिल्कुल। इवन डॉक्टर, जो आप स्लीप एपनिया की बात बता रहे थे, आपने बताया था कि मोटापे की वजह से होती है। इवन डायबिटीज के पेशेंट में भी हम देखते हैं कि उनको नींद नहीं आती, रात को बिल्कुल नींद नहीं लेंगे, कितने भी कोशिश करें नींद नहीं मैंने मुख्य कारण बताया 2-3 होते हैं। एक तो मैंने कारण बताया कि डायबिटीज में अगर आपकी शुगर की मात्रा कंट्रोल नहीं है तो हाइपरग्लाइसीमिया में पेशाब ज्यादा आता है। पेशाब ज्यादा आएगा तो आपको रात को उठना पड़ेगा, तो नींद नहीं आएगी। दूसरा, डायबिटीज के मरीजों में पैरों में झंझनाहट और हल्का सा चींटी काटने जैसी फीलिंग, जिसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, वो भी हो जाता है। वो भी एक कारण हो सकता है। और ये दर्द अनफॉर्चुनेटली रात के टाइम में ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि आदमी के दूसरे डाइवर्जन खत्म हो जाते हैं। रात को वो सोता है, बिल्कुल सन्नाटा होता है और सारा उसका फोकस उसी दर्द पे होता है, तो वो घबराता रहता है। तो इससे बचाव हो सकता है? वही है, इससे बचाव का एक ही तरीका है, टाइम पे उसको डायग्नोज करें, और जब एक बार डायबिटीज का डायग्नोसिस हो गया है तो उसको टाइट कंट्रोल रखें। अपना सारा फोकस टाइट कंट्रोल पे रखें। न्यूरोपैथी तो अनएविटेबल है, होगी ही,
लेकिन उसको काफी हद तक टाला जा सकता है। आपका अगर शुगर का कंट्रोल टाइट है तो काफी साल तक अपन उसको टाल सकते हैं, या उसकी जो ग्रेविटी है उसको कम रख सकते हैं, उसको माइल्ड फॉर्म में ही रख सकते हैं। बिल्कुल। तो अब हमारे शो को खत्म करने का समय आ चुका है। एक मैसेज जो आप जोधपुर के लोगों को देना चाहेंगे? जोधपुर के लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि बहुत साल पहले WHO ने हेल्थ फॉर ऑल का संदेश दिया था, उसी संदेश को रिपीट करना चाहता हूं। अपन बीमारियों का इंतजार नहीं करें, स्वस्थ रहने की कोशिश करें। और आजकल मैंने देखा कि एक पत्रिका ने मुहिम शुरू की है, मेरे ख्याल से एक थीम रोड चुनते हैं और उसमें इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी तरह है। इसी तरह की एक्टिविटीज करनी चाहिए। दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेस को और दूसरे जो बड़े घराने हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको इस तरह की मुहिम चलानी चाहिए, लोगों को जागरूक करने की। और जो लोग, जिन लोगों के लिए संभव है, वो पेशेंट एजुकेशन के लिए काम करें। जो खुद ये बात समझते हैं वो अपने ऑफिस में या जहां भी वो काम करते हैं या पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, वो दूसरे लोगों को जागरूक बनाएं स्वास्थ्य के बारे में। और खान पान और एक्सरसाइज से काफी बीमारियों को अपन बचा सकते हैं। बस यही मेरा संदेश। बिल्कुल। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई भी मतलब नहीं है। कितने सारे हम अभियान चला लें, चाहे कुछ भी कर ले, जब तक हम इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे और लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे तो सब कुछ फेल है, कुछ भी मतलब नहीं है। लगातार बीमारियां बढ़ती जाएगी, हम डॉक्टर के पास में जाते रहेंगे और डॉक्टर आपको अच्छी खासी आपको हिदायत देंगे आपको ये खाना है या नहीं खाना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने आप पे कंट्रोल तो आपको खुद को करना होगा, तभी आप उस बीमारी को रोक पाएंगे। जिस तरह से डायबिटीज, जिस तरह से मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम, ये कुछ समस्या ऐसी है जो लगातार बढ़ती जा रही है, जिनका टाइम पे इलाज होना बहुत जरूरी है, वरना आपकी जान पर बन सकती है। लेकिन क्योंकि आपकी जान जो है वो आपके घर वालों के लिए बेहद कीमती है, तो इस बात को ध्यान रखिए और जो डॉक्टर ने बातें बताई हैं उसको फॉलो कीजिए। तो डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो आज के हमारे शो में इतना ही। अगले